गुड इवनिंग। आज हम लोग सीएमए फाइनल का कॉर्पोरेट लॉ का द बैंकिंग रेगुलेशन 9049 पढ़ेंगे। द बैंकिंग रेगुलेशन 9049 इससे 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है कंपलसरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। मैं सारा प्रोविजन भी बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, प्लस एग्जाम में जितना क्वेश्चन आया उसको सॉल्व भी कर दूंगा। जो रेलिवेंट प्रोविजन है प्लस स्कैनर का जितना क्वेश्चन है सब सॉल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है वह पढ़ेंगे। सेक्शन 29 में बोला गया है और एक क्वेश्चन भी आया है इसका। देखिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जून 2016 में क्वेश्चन आया। आगे मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उसके बाद उसका प्रोविजन भी डिस्कस कर लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होता है, कैसे फाइल होता है वो भी पढ़ लेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप, फिर मैं भी डिस्कस करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, advise the board of director about the law relating to preparations, signing and filing of accounts and balance sheet under the provision of banking regulation act। ठीक है, इसमें यही बोला गया है कि बैंकिंग कंपनी, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, शॉर्ट में चीज को समझिए। इसमें यही क्वेश्चन पूछा है कि एक बैंकिंग कंपनी कैसे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करेगा, कैसे साइनिंग कराएगा और कहाँ कहाँ फाइल करेगा। कैसे बैंकिंग कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा, कैसे साइनिंग कराएगा और कहाँ कहाँ फाइल करेगा, वही पूछा है। देखिए क्वेश्चन आप अच्छा से खुद पढ़ लीजिए। ठीक है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए न्यूली इनकॉर्पोरेटेड बैंकिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बैंकिंग कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइल करना चाहता है, प्रिपेयर करना चाहता है, साइन कराना चाहता है और फाइल करना चाहता है, वह डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए आप एक बार क्वेश्चन खुद पढ़िए फिर मैं आपका आंसर डिस्कस करूंगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर न्यूली बैंकिंग कंपनी का अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइल करना चाहता है और क्वेश्चन पूछा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताइए प्रोविजन क्या है प्रिपरेशन करने का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैंकिंग कंपनी का, साइनिंग करने का और फाइलिंग करने का। अब आंसर में आ जाइए। आंसर में आपको जूम कर रहा हूँ, अब देखिए फिर मैं डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ आंसर को, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बोलता है एवरी बैंकिंग कंपनी प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पीएल अकाउंट्स इन फॉर्म ए एंड फॉर्म बी गिवन इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लिख दीजिएगा। बोलता है सारा बैंकिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट फॉर्म ए के हिसाब से बनाता है और पीएल अकाउंट फॉर्म बी के हिसाब से बनाता है। फॉर्म ए और फॉर्म बी कहाँ दिया हुआ है, थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का थर्ड शेड्यूल में जो फॉर्म ए और फॉर्म बी दिया है उसके हिसाब से बैंकिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बनाता है। पीरियड क्या रहेगा, अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट सब कंपनी का भी पीरियड होता है और बैंकिंग कंपनी का भी पीरियड होगा। मतलब नॉर्मल कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उन लोगों का भी रहता है, वह सेम ही पीरियड बैंकिंग कंपनी का भी होगा। सिर्फ ये जानना है कि बैंकिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट किस में बनाता है, फॉर्म ए, और पीएल अकाउंट किस में बनाता है, फॉर्म बी। कौन सा शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सिंपल सा बात है। बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन होता है समझ में आ गया, फॉर्म ए और फॉर्म बी में बनाएगा थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोलता है साइनिंग ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और अकाउंट जो है मैंने पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट साइन कौन करता है। देखिए क्या लिखा है, मैनेजर ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। मतलब बैंकिंग कंपनी का मैनेजर साइन करेगा या प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा। देखिए साइन कौन कौन करता है, मैनेजर ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैनेजर करेगा या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी का मैनेजर कर देगा या प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। एंड एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, मीन्स एंड लगाया मतलब दोनों, मैनेजर करेगा या 3 डायरेक्टर करेंगे या प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा बैंकिंग कंपनी का या तीनों डायरेक्टर करेंगे। देखिए मैनेजर ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी मीन्स बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी का मैनेजर कर देगा साइन या प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा, दोनों में से एक करेगा, प्लस एटलीस्ट 3 डायरेक्टर करेंगे। उसके बाद बोलता है इफ
डायरेक्टर इज लोअर देन 3 देन ऑल डायरेक्टर। यदि डायरेक्टर 3 से कम होंगे, सपोज 2 डायरेक्टर है उस बैंकिंग कंपनी में, तो वह 2 डायरेक्टर वहाँ साइन कर देंगे। मीन्स 2 कंडीशन है, एक मैनेजर ऑब्लिक प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी प्लस डायरेक्टर। डायरेक्टर 3 होंगे तो तीनों डायरेक्टर कर देंगे, और 3 से कम होंगे तो जितने कम होंगे, जितने कम में होंगे उतने सब करेंगे। समझ में आ रहा है? मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द बैंकिंग कंपनी प्लस डायरेक्टर्स। डायरेक्टर यदि 3 है तो 3, और 3 से कम है तो सब। समझ में आया? साइनिंग। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस का भी समझ में आएगा। फॉर्म ए में बैलेंस शीट बनता है, फॉर्म बी में पीएल अकाउंट बनता है। थर्ड शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बनेगा। साइन कौन करेगा? मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर प्लस डायरेक्टर। अब देखो फाइलिंग, 2 जगह बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बैंकिंग कंपनी का फाइल होता है। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फाइल करते हैं और एक आरओसी में फाइल करते हैं। ठीक है, देखिए प्रोविजन में क्या लिखा हुआ, देखिए 3 copies of balance sheet and PL accounts shall be submitted to RBI within 3 months from 31st March। ठीक है, बोलता है 31st मार्च से 3 महीना के अंदर, मतलब 30 जून तक 3 कॉपी बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट का आरबीआई में जमा करना होगा। बट आरबीआई में फर्दर एक्सटेंड पीरियड बट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। मतलब जून तक तो कर सकते हैं, जून से और 3 महीना आरबीआई एक्सटेंड कर सकता है। मतलब जुलाई अगर सितंबर तक आरबीआई एक्सटेंड कर सकता है आरबीआई चाहे तो। लेकिन नॉर्मल प्रोविजन बोलता है 3 महीना फ्रॉम मार्च, मतलब जून तक आरबीआई में 3 कॉपी जमा करना पड़ेगा बैंकिंग कंपनी को अपना बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट का। फर्दर क्या बोलता है? 3 copies of balance sheet and PL account shall be submitted to ROC। ROC मतलब रजिस्टर ऑफ कंपनी। रजिस्टर ऑफ कंपनी आरओसी का ऑफिस में कब जमा करना पड़ेगा? विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम 31st मार्च। मतलब 30 जून तक आरओसी में तो जमा करना ही है। आरओसी कोई एक्सटेंशन नहीं दे रहा है। समझ में आया? तो आरओसी में 3 महीना में जमा करना ही है, मार्च से मतलब जून तक, 30 जून तक जमा करना ही पड़ेगा। और आरबीआई में 30 जून तक जमा करना पड़ेगा, लेकिन आरबीआई उसको चाहे तो फर्दर 3 महीना एक्सटेंड कर सकता है। तो सीधा सा बात है, बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट बैंकिंग कंपनी का काम फाइल होता है आरओसी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। देखिए शॉर्ट में मैं यहाँ एक तो टेबल बनाया हूँ, इसमें देखिए कौन कौन सा पीरियड का फाइल होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। बैलेंस शीट बनेगा फॉर्म ए में, पीएल अकाउंट बनेगा फॉर्म बी में, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से होता है। जो थर्ड शेड्यूल या देखिए तीसरा शेड्यूल में दिया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, कहाँ कहाँ फाइल होगा? आरबीआई और आरओसी में, जनरली विद इन 3 मंथ्स, मतलब अप टू जून तक फाइल होता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझ गए तीनों चीज। देखिए मैं क्वेश्चन में और एक बार आ रहा हूँ कि 3 चीज पूछा है। बैंकिंग कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे साइन होता है और फाइल कैसे होता है। 3 चीज इस क्वेश्चन में पूछा है, तीनों का मैं आंसर बता चुका हूँ। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो दिसंबर 2016 में आया है और जून 2017 में आया है। ऑलमोस्ट दोनों सेम क्वेश्चन है और दोनों का सेम ही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए मैं हल्का सा जूम कर रहा हूँ, पढ़िए क्या बोल रहा है। एक्सप्लेन द पावर ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मीन्स ये बोलता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या पावर है जो बैंक एडवांस देता है। जैसे बैंक अपना कस्टमर या कंपनी लोगों को जो एडवांसेस देता है, जैसे किसी कस्टमर को एडवांस चाहिए, लोन चाहिए, तो बैंक के पास आता है, बैंक उसको लोन से एडवांस दे देता है, दोनों सेम चीज़ है। बैंक उसको पैसा दे देता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या पावर बनाया है, समझ में। एक्सप्लेन द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। मीन्स सीधा सा भाषा में ये बोल रहा है, यदि बैंक किसी को लोन्स देता है या एडवांसेस देता है किसी कस्टमर को, उसके लिए आरबीआई ने क्या रूल्स बना के रखा है। समझ में आया? मीन्स आरबीआई क्या क्या डायरेक्शन देता है बैंक को कि आपको ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आप यदि किसी कस्टमर को लोन एंड एडवांसेस देते हैं तो ये आरबीआई का गाइडलाइंस है, ये रूल्स है आरबीआई का, वो रूल्स बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। सीधा सा बात यही बोल रहा है कि आरबीआई का डायरेक्शंस क्या है। यदि बैंक किसी कस्टमर्स को लोन देता है या एडवांसेस देता है तो उसके रिगार्ड में आरबीआई ने क्या रूल्स बनाया है वह बोलना है। आरबीआई का रूल्स क्या है यदि बैंक किसी को एडवांस या लोन देता है तो। मीन्स हाउ आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। कैसे आरबीआई क्या क्या रूल्स बना के बैंक का एडवांसेस को कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया? देखिए सेम क्वेश्चन जून में भी पूछा है, व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शन ऑन द बैंकिंग कंपनी फॉर ग्रांटिंग ऑफ लोन एडवांसेस।
ठीक है, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर। मीन्स आरबीआई क्या क्या रेस्ट्रिक्शन पुट ऑन किया है बैंक के ऊपर, मीन्स इतना का आप एडवांस दे पाएंगे या नहीं पाएंगे। मीन्स यदि बैंक किसी को लोन्स एंड एडवांसेस दे रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आरबीआई ने क्या क्या रेस्ट्रिक्शन दिया है बैंक को फॉलो करने के लिए। मीन्स आरबीआई ने क्या क्या रूल्स एंड डायरेक्शन बनाया है बैंक के लिए लोन्स एंड एडवांसेस देने के लिए। दोनों सेम सिमिलर सेम क्वेश्चन है, दोनों का आंसर सेम होगा। देखिए आंसर क्या है, पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। जो बैंक्स किसी कस्टमर को एडवांसेस दे रहा है उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है, आरबीआई का क्या पावर है, ये देखिए। बोलता है व्हेन आरबीआई सैटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। पब्लिक का इंटरेस्ट को बचाने के लिए आरबीआई को लगता है, या इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर, डिपॉजिटर को बचाने के लिए, देन आरबीआई मेक पॉलिसी फॉर एडवांसेस which is bound to be followed by banking company। मीन्स क्या, यदि आरबीआई को लगता है यह जरूरी है पब्लिक को प्रोटेस्ट करने के लिए या डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए, तब आरबीआई पॉलिसी बनाता है बैंक का एडवांसेस के ऊपर, और वह बैंक को फॉलो करना पड़ता है। विच इज, या देखिए क्या लिखा, देखिए विच इज बाउंड टू फॉलो बाय द बैंक, बैंक को बाउंड है, बैंक बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए। फिर से देखिए, व्हेन आरबीआई सैटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट। यदि आरबीआई को लगता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, या डिपॉजिटर का इंटरेस्ट को बचाने के लिए आरबीआई को कुछ पॉलिसी बनाना चाहिए जो बैंक एडवांसेस देता है उसके ऊपर, तब आरबीआई वो पॉलिसी बनाता है और बैंक बाउंड है वह पॉलिसी फॉलो करने के लिए। ठीक है, वह पॉलिसी और डायरेक्शन क्या है मैं नीचे बता रहा हूँ, चीज को समझिए और एक बार पढ़ाऊँ। व्हेन आरबीआई सैटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। आरबीआई को लगना चाहिए कि पब्लिक को बचाना है, पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तभी आरबीआई पॉलिसी बना सकता है एडवांस के ऊपर, और वह पॉलिसी बैंक बाउंड है फॉलो करने के लिए। क्या क्या है देखिए, डायरेक्शन गिवन बाय द आरबीआई, माने ये पॉलिसी जो बनाएगा आरबीआई इस के ऊपर पॉलिसी बना सकता है, और उस पे वो फॉलो करना पड़ेगा बैंक को, बैंक बाउंड है वो फॉलो करने के लिए, वो गाइडेंस फॉलो करने के लिए। देखिए क्या है, किस किस पे पॉलिसी बना सकता है आरबीआई। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांस डिपेंड ऑन पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड कैपिटल ऑफ बैंकिंग कंपनी। मतलब बैंक उतना ही एडवांस दे सकता है, माने उतना ही लोन दे सकता है जितना वो आरबीआई उसका पेड अप कैपिटल माने देखिए पेड अप कैपिटल, रिजर्व और डिपॉजिट के क्राइटेरिया के ऊपर फिक्स करेगा। मीन्स आरबीआई बता देगा कि इसका कैपिटल इतना है इस बैंकिंग कंपनी का, तो उतना ही एडवांस दे सकता है, मैंने तो लिमिट फिक्स कर देगा एज पर द कैपिटल, रिजर्व एंड डिपॉजिट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांसेस का एक तो क्राइटेरिया फिक्स कर देगा आरबीआई। दूसरा पॉइंट है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एडवांसेस। आरबीआई बोल देगा कि इस रेट से नीचे आप एडवांसेस नहीं दे सकते, एग्जांपल 7%। आरबीआई बोल देगा कि 7% से ज़्यादा, 7% से कम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक लोन नहीं दे सकता है, तो बैंक फॉलो है, माने बाउंड है उसको फॉलो करने के लिए। याद रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्राइटेरिया फिक्स कर देगा। तीसरा बोलता है मार्जिन मेंटेन बाय बैंकिंग कंपनी। बैंकिंग कंपनी यदि किसी को लोन देता है, सिक्योर लोन, तो उसके अगेंस्ट में बैंक को कुछ मार्जिन लेना पड़ता है, वो भी मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, फिर बोलता है देखिए पर्पस फॉर विच एडवांसेस अलाउ, किस किस पर्पस पे बैंक लोन दे सकता है। आरबीआई रूल्स बना देगा कि पर्सनल लोन दे सकता है, कार लोन दे सकता है, हाउसिंग लोन दे सकता है, तो बैंक सिर्फ उसी पर्पस के ऊपर लोन दे सकता है कस्टमर या कंपनी एक्सेट्रा को, और किसी दूसरा पर्पस के ऊपर नहीं दे सकता है। और देखते हैं मैक्सिमम गारंटी गिवन बाय बैंक। मैक्सिमम कंपनी यदि आरबीआई फिक्स कर देगा कि एक बैंक इतना का ही मैक्सिमम गारंटी दे सकता है, तो बैंक उतना का ही दे पाएगा, उससे ज़्यादा का नहीं दे पाएगा। देखिए जनरली यही बोलना चाह रहा है कि आरबीआई अपना डायरेक्शन या पॉलिसी इस आइटम के ऊपर बना सकता है, जैसे इंटरेस्ट रेट के ऊपर आरबीआई अपना डायरेक्शन बना सकता है, बैंक को कितना मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा सिक्योर डिपॉजिट के अगेंस्ट उतना का बना देगा कि बैंक 10% मार्जिन मेंटेन करके ही लोन देगा, किस किस पर्पस पे लोन देगा वो बना सकता है, मैक्सिमम अमाउंट कितना लोन दे सकता है उस पर बना सकता है, या गारंटी कितना दे सकता है बैंक उस पर वो अपना पॉलिसी बना सकता है, और बैंक उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। उस गाइडलाइंस को बैंक को फॉलो करना ही पड़ेगा, बैंक बाउंड है वह फॉलो करने के लिए।
कि जैसे कैपिटल, बैंक का कैपिटल और रिजर्व के ऊपर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि बैंक का सपोज कैपिटल 10 करोड़ है, जिस बैंक का 10 करोड़ है वो 10% का ही लोन दे सकता है, मतलब 1 करोड़ का ही लोन दे सकता है, तो वो क्राइटेरिया फिक्स कर सकता है आरबीआई। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एडवांसेस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को बता रहा हूँ। एक्सप्लेन द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनी। आरबीआई का क्या पावर है? आरबीआई क्या करता है? कुछ डायरेक्शन या पॉलिसी बना देता है, वह बैंक को फॉलो करना पड़ता है, उसके द्वारा आरबीआई कंट्रोल करता है बैंकिंग कंपनी को। सिंपल सा बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए जून 2015 में क्वेश्चन आया है और वह सेम क्वेश्चन ही आया है दिसंबर 2013 में। ठीक है, मैं क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ, जूम भी किया हूँ, आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको डिस्कस करूँगा कि बोलना क्या चाहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पढ़िए। यूको बैंक, ए नेशनलाइज्ड बैंक, एक्वायर ऑन January 1st, 2007 a building fully occupied by various tenants from Mr. Atanu, the owner of the building, in discharge of a term loan advances to Mr. Atanu, who had mortgaged the said building as security with the said bank and failed to repay the loan। मीन सीधा सा बात है, यूको बैंक मिस्टर अतानु को कुछ लोन का पैसा दिया था। यूको बैंक मिस्टर अतानु को लोन का पैसा दिया था और अतानु के अपना बिल्डिंग को मॉर्गेज करके बैंक से पैसा लिया था। सीधा सा बात है, वो बैंक कोई सिक्योरिटी मांगा था लोन देने के लिए, तो वो अपना बिल्डिंग मॉर्गेज करा दिया था। अब क्या हो गया, मिस्टर अटानू बैंक को पैसा नहीं दे पाया लोन का, तो लोन की बैंक क्या किया, जो बिल्डिंग मॉर्गेज किया था उसको बैंक ले लिया। सीधा सा बात है, मिस्टर अटानू को बैंक कुछ पैसा दिया था, मिस्टर अटानू गारंटी में बैंक को जो अपना बिल्डिंग मॉर्गेज कर दिया था, अपना बिल्डिंग को मॉर्गेज करके, सिंपल सा भाषा में ये समझिए, मिस्टर अटानू अपना बिल्डिंग को मॉर्गेज करके बैंक से लोन लिया। अब क्या हुआ, अटानू बैंक को लोन का पैसा नहीं दे पाया तो बैंक बिल्डिंग ले लिया उसका। सिंपल सा भाषा यही है। अब क्या आगे क्वेश्चन बोलता है, द सेड बैंक वांट टू कीप द बिल्डिंग परमानेंटली विथ इट एंड अर्न द रेंट फ्रॉम टेनेंट। अब बोलना चाहता है कि वह बैंक क्या कर रहा है, को बिल्डिंग को ले लिया, अब बैंक उससे जो टेनेंट लोग जो भाड़ादार था उस बिल्डिंग में जो रह रहा था उससे रेंटेड इनकम कमाना चाहता है बैंक। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस वेदर द बैंक सेट कैन डू। मतलब बैंक रेंटिंग इनकम ले सकता है टेनेंट लोग से एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन या नहीं। सिंपल सा बात है। अब दूसरा क्वेश्चन ये यही सेम क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, स्टेट द रूल्स फॉर डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। जो एसेट को डिस्पोजल करने का क्या रूल्स है बैंकिंग का, ये बताना है। देखिए क्वेश्चन को मैं 1 सेकंड के लिए कर रहा हूँ, अब देख लीजिए, फिर आंसर में आएंगे, आप भी पढ़ लीजिए। ठीक है, अब देखिए आंसर में मैं आ रहा हूँ। आंसर में बोलता है, बैंकिंग कंपनी में होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, अप टू 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन इफ सच प्रॉपर्टी इज यूज बाय द बैंक। देखिए ओन यूज्ड, ठीक है, बोलता है बैंक प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है 7 साल तक, जब से वो खरीदा है, यदि बैंक उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा तो। ठीक है, However, RBI may provide extension for more 5 years to protect the interest of depositor. Means maximum extension 12 years. Means बैंक उस प्रॉपर्टी को मैक्सिमम 12 साल तक रख सकता है। ठीक है, सीधा सा बात बोलता है, बैंक एक प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है मैक्सिमम 7 साल तक, जब से एक्वायर किया है बैंक उसको 7 साल तक रख सकता है, यदि वह बैंक उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है अपने नाम से। याद रखिए, बैंक उस प्रॉपर्टी को अपने नाम से यूज करेगा तो 7 साल तक रखो। अपने नाम से यूज करने का मतलब वहाँ पर बैंक का एक ब्रांच खोल दिया और बैंक का ब्रांच का काम हो रहा है उस प्रॉपर्टी में, तो बैंक उसको अपने नाम पर यूज कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 7 साल तक रख सकता है। और आरबीआई उसको फर्दर मोर और 5 साल तक रखने बोल सकता है, मतलब बैंक आरबीआई का अप्रूवल लेके 12 साल तक उस प्रॉपर्टी को रख सकता है। लेकिन देखो आगे क्या बोलता है, बैंक कैन नॉट होल्ड प्रॉपर्टी फॉर अर्निंग रेंट इनकम। बैंक वहाँ यूज हो सकता है, बैंक का ब्रांच खुल सकता है, ओन नेम पर रह सकता है, लेकिन वहाँ से रेंट इनकम नहीं कमा सकता है। याद रखिएगा, बैंक होल्ड प्रॉपर्टी ओनली प्रॉपर्टी यूज बाय द बैंक, उस प्रॉपर्टी को यूज करेगा तो प्रॉपर्टी को होल्ड करके रख सकता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन बैंक वहां से रेंटल इनकम नहीं कमा सकता है, ये परमिशन नहीं है बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949 में। हेंस क्या लिखता है, इन दिस केस यूको बैंक होल्ड प्रॉपर्टी अप टू 7 years। माने चलो प्रॉपर्टी को 7 साल तक रख लिया,
ठीक है, इफ आरबीआई डज नॉट प्रोवाइड एनी एक्सटेंशन, और इफ आरबीआई प्रोवाइड एक्सटेंशन देन अप टू 12 साल तक उसको रख सकता है। मतलब 2007 से 7 साल 2014 तक रख सकता है, लेकिन वहां पर बैंक का ब्रांच खोलना पड़ेगा, रेंट इनकम नहीं कमा सकता, याद रखना। या आरबीआई यदि चाहे कुछ एक्सटेंशन दे सकता है तो 12 साल तक रख सकता है, मैंने 19 तक रख सकता है, लेकिन कंडीशन देखिएगा, मैं पूरा आंसर को जूम कर रहा हूँ, कंडीशन याद रखिएगा, बैंक उसको अपना यूज करेगा, बैंक यूज के लिए लेगा तो 7 साल तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो बैंक यूज के लिए नहीं रखेगा तो उस प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा, सिंपल सा समझ लीजिए। सिंपल सा बात यह है, यदि बैंक अपना यूज के लिए प्रॉपर्टी को रखना चाहे तो 7 साल तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि अपना यूज के लिए नहीं रखेगा तो उस प्रॉपर्टी को उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे कंडीशन, रेंट इनकम नहीं कमा सकता है कोई भी हालत में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को और एक बार बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल सा बात है, बैंक कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी को 7 साल तक रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको बैंकिंग यूज में उस प्रॉपर्टी को लाना पड़ेगा। यदि बैंकिंग यूज में नहीं रख सकता है तो 7 साल तक भी नहीं रख सकता, उसको बेच देना पड़ेगा। समझ में आया, चीज को समझिए। और यहाँ बैंक चाह रहे कि हम रेंटल इनकम कमा लें, वो पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ब्रांच खुल सकता है बैंक का, या बैंकिंग यूज के लिए यूज हो सकता है प्रॉपर्टी, रेंटिंग इनकम से नहीं हो सकता है। सिंपल सा बात यही है। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए, इस यही पुराना क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा रहा हूँ, क्या बोलता है। देखिए, यू आर माने यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था कि बैंक उसका प्रॉपर्टी को ले लिया, अब उस प्रॉपर्टी से रेंटेड इनकम कमाना चाह रहा है, लेकिन ये आरबीआई एक्ट माने जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 परमिशन नहीं देता है बैंक को रेंटिंग इनकम कमाने का। बोलता है कि उस प्रॉपर्टी को बैंक अपना पर्सनल यूज के लिए यूज करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंटिंग इनकम उससे नहीं कमा सकता है, वो प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आया जून 2015 में। यहाँ में आपका सारा क्वेश्चन भी हो जा रहा है, सारा प्रोविजन भी हो जा रहा है, इससे ज़्यादा बैंकिंग रेगुलेशन देखने का दरकार नहीं है। आपका 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा और आराम से आप लिख देंगे। देखिए, जून 2015 में क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द पावर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। माने आरबीआई का पावर क्या है अपॉइंट करने का एडिशनल डायरेक्टर्स। ठीक है, अब आंसर में आते देखिए। If RBI's opinion that it is necessary for the interest of public or interest of banking company or interest of depositor, यदि RBI को लगता है यह जरूरी है, किसके लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, बैंकिंग कंपनी का इंटरेस्ट के लिए, या डिपोजिटर का इंटरेस्ट के लिए। यदि आरबीआई को लगता है यह जरूरी है टू प्रोटेक्ट, क्या चीज करने के लिए, यदि यह नेसेसरी है, किसके लिए, पब्लिक के लिए या बैंकिंग कंपनी के लिए या डिपोजिटर के लिए। डिपोजिटर मीन्स बैंक में जो पैसा डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, यदि आरबीआई को लगता है यह जरूरी है पब्लिक के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए या डिपोजिटर के लिए, तब आरबीआई अपॉइंट वन और मोर एडिशनल डायरेक्टर, एक और एक से ज़्यादा एडिशनल डायरेक्टर आरबीआई कर सकता है। लेकिन आरबीआई को लगना चाहिए यह जरूरी है, किसके लिए, पब्लिक के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए या डिपोजिटर के लिए, तब आरबीआई एक और एक से ज़्यादा एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। एडिशनल डायरेक्टर होल्ड अप ऑफिस मैक्सिमम 3 years फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मैक्सिमम वो 3 साल तक काम करेगा, उसके बाद उसके पास राइट नहीं है काम करने का। मैक्सिमम एडिशनल डायरेक्टर 3 साल तक कर सकता है जो आरबीआई अपॉइंट कर रहा है। सीधा सा बात है, आरबीआई को लगना चाहिए जरूरी है पब्लिक के लिए, बैंकिंग कंपनी के लिए या डिपोजिटर के लिए, तब आरबीआई एक और एक से ज़्यादा एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, पर वह एडिशनल डायरेक्टर मैक्सिमम 3 साल तक काम ही कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं अपने। ठीक है, 2017 दिसंबर में आया है क्वेश्चन, क्या चीज़ पे बेस है, आरबीआई पावर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। क्या आरबीआई का पावर है कोऑपरेटिव बैंक में इंस्पेक्शंस करने का या नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन ये था। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगा कि आरबीआई का पावर है कोऑपरेटिव बैंक में इंस्पेक्शन करने का या नहीं। देखिए, क्वेश्चन को जूम कर रहा हूँ, पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरियस कंप्लेंट have been made against the activities of a cooperative banking company to the effect that if unchecked, the shareholder, depositor and other will suffer heavily, and the complaint request for the appointment of director by RBI। मीन्स बोला गया है कि बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था कोऑपरेटिव बैंक के एक्टिविटीज़ में, और यदि उसको चेक नहीं किया जाता तो शेयर होल्डर, डिपोजिटर और अदर्स बहुत ज़्यादा
लॉस सफ़र करते हैं, उसके लिए रिक्वेस्टेड किया गया आरबीआई को कि एक डायरेक्टर को आप अपॉइंट करो। ठीक है, आरबीआई को रिक्वेस्ट किया गया कि कोऑपरेटिव बैंक का बहुत कंप्लेन आ रहा है, उसके रिगार्ड में आप एक डायरेक्टर अपॉइंट करो जो चेकिंग करेगा। ठीक है, अब डिस्कस वेदर द रिजर्व बैंक हैज़ एनी पावर टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स ऑफ ए कोऑपरेटिव बैंक to ascertain the truth or otherwise in the complaint and to appoint director in the cooperative bank under the banking regulation act। बोलता गया है कि आप बताइए कि आरबीआई के पास पावर है कि किसी को अपॉइंट करके इंस्पेक्ट कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक का रिकॉर्ड को सच जानने के लिए। मीन्स कोऑपरेटिव बैंक का आप रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ट्रूथ पता चल जाएगा। ठीक है, या कोऑपरेटिव बैंक अपना कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। सीधा सा बोलना ये क्वेश्चन में चाहता है, यदि आरबीआई के पास पावर है किसी को माने आरबीआई के पास पावर है कोऑपरेटिव बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का या नहीं। सीधा सा बात में, ठीक है, आरबीआई के पास पावर है कोऑपरेटिव जो बैंक है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करके जो कहाँ गड़बड़ है उस गड़बड़ को निकालने का, ट्रुथ को निकालने का, या कोऑपरेटिव बैंक अपना कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा बैंकिंग रेगुलेशन के हिसाब से। ठीक है, आंसर में आ जाइए। आंसर में बोलता है आरबीआई पावर रिगार्डिंग इंस्पेक्शन। सिंपल सा भाषा में लिखा हुआ है द आरबीआई हैज पावर टू डू इंस्पेक्शन द रिकॉर्ड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक होगा। ठीक है, देखिए फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, द आरबीआई हैज पावर टू डू इंस्पेक्शन द रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑब्लिक सोसाइटी फॉलोइंग आर द प्रोसीजर। माने सीधा सा बात है, आरबीआई के पास पावर है कोऑपरेटिव बैंक्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आरबीआई चेक कर सकता है। आरबीआई के पास पावर है कोऑपरेटिव बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट वह चेक कर सकता है और उसके लिए ये प्रोसीजर है, फॉलोइंग आर द प्रोसीजर। तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, देखिए वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट और इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड टू आरबीआई। आगे वेरीफाई करेगा जो करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट में क्या चीज़ करेक्ट है क्या चीज़ इनकरेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई को दिया है उसमें निकालेगा क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन, आगे ये निकालेगा कि वो जो स्टेटमेंट है और जो इन्फॉर्मेशन वो आरबीआई को दिया है उसमें सही क्या चीज़ है गलत क्या चीज़ है। फिर क्या दूसरा प्रोसीजर क्या है, ऑब्टेनिंग एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑथराइज पर्सन विच आरबीआई थिंक नेसेसरी। मीन्स वह कोई भी ऑथराइज पर्सन जो कोऑपरेटिव बैंक का है उससे कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है यदि उसको लगे वह जरूरी है इंस्पेक्शन के लिए। समझ में आए, माने आरबीआई या इंफॉर्मेशन ले सकता है यदि उसको लगता है, किससे लेगा, ऑथराइज पर्सन, कोऑपरेटिव बैंक का ऑथराइज पर्सन से यदि कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो आरबीआई ले सकता है। तीसरा बोलता है सिक्योरिंग कंप्लायंस विच इज नेसेसरी एज पर आरबीआई रेगुलेशंस। मानने कोऑपरेटिव बैंक को बोल देगा कि ये कंप्लायंस करो और कोऑपरेटिव बैंक उस कंप्लायंस के लिए करने के लिए बाउंड है, माने कंप्लायंसेस के लिए भी बोल सकता है। चौथा है देखिए इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑथराइज पर्सन ऑब्लिक डायरेक्टर ऑब्लिक पार्टनर टू फर्निश ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स टू आरबीआई। मीन्स ये ड्यूटी ऑथराइज पर्सन का जो आरबीआई डॉक्यूमेंट्स मांगेगा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स वह देना पड़ेगा। देखिए बोलना क्या चाह रहा है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। आरबीआई के पास पावर है वह बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड्स कोऑपरेटिव बैंक का इंस्पेक्शन कर सकता है। मीन्स आरबीआई के पास इंस्पेक्शंस का पावर है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या रिकॉर्ड ऑफ कोऑपरेटिव बैंक का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वह इंस्पेक्शंस कर सकता है। आरबीआई के पास इंस्पेक्शंस का पावर है रिकॉर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स का रिकॉर्ड्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कर सकता है आरबीआई। उसके लिए वो ये बेसिक्स प्रोसीजर यही है, सबसे पहले वो वेरीफाई करेगा करेक्टनेस ऑफ स्टेटमेंट या इन्फॉर्मेशन जो कोऑपरेटिव बैंक आरबीआई को सबमिट किया है उसमें से सही और गलत क्या है वो सबसे पहले निकालेगा। उसके बाद यदि कोई इन्फॉर्मेशन उसको ज़रूरी लगता है वो ऑथराइज पर्सन से ले सकता है कोऑपरेटिव बैंक का। उसके बाद यदि कोई कंप्लाइसेंस लगता है आरबीआई को तो वह कोऑपरेटिव बैंक को करने के लिए बोल सकता है सिक्योर कंप्लाइंसेस विच इज़ नेसेसरी एज पर द आरबीआई रेगुलेशन के हिसाब से यदि लगेगा तो आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक को करने के लिए बोल सकता है और उस ऑथराइज पर्सन का ड्यूटी है कि आरबीआई को वो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वह देगा। सीधा सा बात है। अब क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ। सीधा से यहाँ ये बोलना चाहता है, देखिए वेदर द रिजर्व बैंक हैज़ एनी पावर टू इंस्पेक्शन द रिकॉर्ड ऑफ द कोऑपरेटिव बैंक्स।
क्या रिजर्व बैंक के पास पावर है, इंस्पेक्शन कर सकता है कोऑपरेटिव बैंक का रिकॉर्ड्स? तो आप आंसर में बोलेंगे हाँ, यस, रिजर्व बैंक के पास पावर है, कोऑपरेटिव बैंक्स का रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कर सकता है। उसके लिए बेसिक 4 प्रोसीजर है। पहले स्टेटमेंट ऑन इन्फॉर्मेशन में वो करेक्टनेस निकालता है, उसके बाद ऑथराइज पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेता है, उसके बाद यदि उसको कोई कंप्लाइंसेस लगता है करना चाहिए आरबीआई रेगुलेशन के हिसाब से, तो वह कोऑपरेटिव बैंक को बोलेगा कि आप ये कंप्लाइंसेस कीजिए, और ऑथराइज पर्सन बाउंड है आरबीआई को रेलिवेंट डॉक्यूमेंट देने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आए जो दिसंबर 2014 में आया है। देखिए क्वेश्चन को मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखिए। बोलता है मिस्टर अनुज इज ए डायरेक्टर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मिस्टर अनुज क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है। ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज मिसकंडक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ द डिपोजिटर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टर्मिनेट हिज सर्विस। उन्होंने किसी डिपोजिटर के साथ मिसकंडक्ट किया था, उसके कारण रिजर्व बैंक ने उनकी सर्विस से उन्हें टर्मिनेट कर दिया, मतलब उनकी सर्विस से उन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निकाल दिया। ठीक है, सिंपल सा बात है। मिस्टर अनुज एसबीआई के डायरेक्टर है, वह किसी कस्टमर के साथ, किसी डिपोजिटर के साथ मिसबिहेव किया और आरबीआई ने उस ग्राउंड में उसे नौकरी से निकाल दिया। ठीक है, मीन्स यहाँ बोलना चाहता है मिसकंडक्ट टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, मैंने डिपोजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए डिपोजिटर के साथ वो मिसकंडक्ट कर रहे होंगे, उसी ग्राउंड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनकी नौकरी से हटा दिया। अब क्वेश्चन बोलता है डिसाइड वेदर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन डू सो अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इतना पावर है कि एसबीआई का डायरेक्टर को वह उसकी नौकरी से निकाल सकता है? सिंपल सा बात बोलता है, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, डायरेक्टर को उसकी नौकरी से निकाल देगा यदि वह कोई डिपॉजिटर के साथ मिसकंडक्ट करता है? तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है। अब आंसर देखिए, आरबीआई कैन टर्मिनेटेड एनी डायरेक्टर या एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, एनी बैंक, बैंक मतलब एनी बैंक, when RBI is opinion that her termination is necessary to the interest of depositor or securing proper management of banking company। यदि आरबीआई को लगता है कि डिपोजिटर का इंटरेस्ट के लिए या प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी के लिए, चीज को समझिए, फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आरबीआई किसी भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय का बैंक को उसकी नौकरी से निकाल सकता है फॉर द, माने डिपोजिटर का इंटरेस्ट को बचाने के लिए, माने प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, डिपोजिटर का इंटरेस्ट के लिए, डिपोजिटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, या प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। सीधा सा बात लैंग्वेज में ये बोलना चाहता है कि आरबीआई कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय ऑफ बैंकिंग कंपनी, मैंने बैंकिंग कंपनी का डायरेक्टर और एम्प्लॉय को उसकी नौकरी से निकाल देगा यदि उसको लगेगा वह जरूरी है डिपॉजिटर को बचाने के लिए या प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी के लिए उसको नौकरी से निकालना जरूरी है। डिपॉजिटर इंटरेस्ट और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी का बचाने के लिए आरबीआई को लगता है कि किसी डायरेक्टर और एम्प्लॉय को उस बैंक नौकरी से निकालना है, तो आरबीआई निकाल सकता है। सिंपल सा बात है। हाउएवर सच पर्सन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। दो आरबीआई निकालने से पहले उसको बुलाएगा, पूछेगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, अब बताइए, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड जरूर देगा। अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, उस जिसको नौकरी से निकाल रहा है उसको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड देगा। एंड वह पर्सन, सच पर्सन मेक फर्दर अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और वह पर्सन के पास भी अधिकार है कि वह 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपील कर सकता है। देखिए बोलना क्या चाहता है प्रोविजन में, बोलता है आरबीआई यदि कोई बैंक का डायरेक्टर और एम्प्लॉय कस्टमर के साथ गलत बिहेवियर करता है तो आरबीआई उसको उसकी नौकरी से निकाल सकता है। 2 ग्राउंड में आरबीआई उसको उसकी नौकरी से निकाल सकता है। एक, फॉर डिपोजिटर, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, मतलब डिपोजिटर के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी का मैनेजमेंट को बचाने के लिए, माने प्रॉपर मैनेजमेंट, यदि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी के लिए निकाल सकता है यदि उस ग्राउंड में कोई बदमाशी कर रहा है, या डिपोजिटर का इंटरेस्ट के लिए यदि डिपोजिटर को कोई नुकसान हो रहा है तो उस ग्राउंड में आरबीआई उसको निकाल सकता है। लेकिन निकालने से पहले उसको बुला के पूछेगा, अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड देगा उसको। मीन्स अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड मीन्स उसको बुला के पूछेगा कि प्रॉब्लम क्या, आप ऐसा क्यों किए। जेन्युइन रीजन होगा तो समझेगा, लेकिन जेन्युइन रीजन नहीं होगा तो 2 केस में
इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर और सिक्योरिंग प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, माने डिपॉजिटर को बचाने के लिए और मैनेजमेंट बैंकिंग कंपनी का मैनेजमेंट को बचाने के लिए, सिक्योर करने के लिए आरबीआई किसी भी बैंक का डायरेक्टर और एम्प्लॉय को उसका नौकरी से निकाल सकता है। दो उसको अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ट दिया जाएगा, लेकिन जिसको निकाला गया है वह 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील फाइल कर सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का मैंने जितना क्वेश्चन करा है आप उतना कर लीजिएगा। आपका 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, तो मैं फर्दर रेगुलर आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू।